महाराष्ट्र पुलिस के एक जांबाज पुलिस अफसर हिमांशु रॉय जो अपराध की दुनिया पर कहर बनकर टूट पड़ते थे, लेकिन बीमारी की गिरफ्त में ऐसे आए कि मौत को गले लगा लिया। अपने फ्लैट पर सुपर कॉप हिमांशु रॉय ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। उनकी मौत पर पुलिस महकमे से लेकर बॉलीवुड के सितारे तक गमगीन है। जिसके नाम से कांप उठता था अंडरवर्ल्ड, जिससे खौफ में रहते थे मुंबई के क्रिमिनल, महाराष्ट्र पुलिस के सिंघम आईपीएस हिमांशु रॉय जिंदगी की जंग हार गए। मुंबई के नरीमन पॉइंट पर अपने फ्लैट में उन्होंने खुद को गोली मार ली। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महाराष्ट्र पुलिस में उपलब्धियों से भरा एक करियर बिताने के बाद आईपीएस हिमांशु रॉय ने खुदकुशी क्यों की, इस बात ने सबको चौंकाया है। लेकिन अपनी खुदकुशी की वजहों का खुलासा खुद हिमांशु रॉय उस सुसाइड नोट में कर गए हैं जो उन्होंने मौत से पहले लिख रखा था। ये सुसाइड नोट उनके सुरुचि नाम की इमारत के 4थी मंजिल पर बने फ्लैट से पुलिस ने बरामद किया हुआ है। और इस सुसाइड नोट से ये साफ होता है कि बीते कई सालों से हिमांशु रॉय जिस बीमारी से जूझ रहे थे, उस बीमारी से वो इतने हताश हो चुके थे कि अब उन्होंने ये खुदकुशी जैसा एक्सट्रीम स्टेप जो है उठाया है। हर कोई जांबाज पुलिस अधिकारी की मौत की खबर सुनकर सन्न रह गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि सुपर कॉप ऐसा कदम भी उठा लेंगे। Himanshu Rai had worked under me as my deputy commissioner when I was police commissioner of Bombay, and I had given him the charge of South Bombay. He was zone 1, a very tough charge, a job which I had held myself for 2.5 years as deputy commissioner. Later he worked as joint commissioner of police crime branch, again a post which I had held in 93 to 95 when the 93 serial blast took place. These are positions which are very demanding jobs, very tough jobs. And Himanshu Rai did very good work. मजबूत कदकाठी और रौबदार अंदाज के चलते उनकी चर्चा राज्य से लेकर देश भर में होती रही। लेकिन 2 साल से हिमांशु रॉय कैंसर की बीमारी से ऐसे जकड़े कि उबर नहीं पाए। 1988 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस हिमांशु रॉय के पूरे करियर पर अगर नजर डालें तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस किस्म का ऑफिसर खुदकुशी जैसा कदम उठा सकता है। 1988 बैच के आईपीएस हिमांशु रॉय महाराष्ट्र पुलिस से लेकर मुंबई पुलिस तक टॉप पोजीशन पर रहे। बतौर क्राइम ब्रांच चीफ मुंबई में अंडरवर्ल्ड का चक्रव्यूह तोड़ा तो 26/11 हमले के बाद मुंबई के एटीएस चीफ की अहम जिम्मेदारी संभाली। 26/11 की जांच में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। वो तमाम तथ्य जुटाए जिससे कसाब फांसी के फंदे पर लटका। 2013 में आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग केस, पत्रकार जेडे हत्या मामला, विजय पलांडे, लैला खान डबल मर्डर केस जैसे अहम मामलों को सुलझाने में हिमांशु रॉय ने बड़ी भूमिका निभाई। 2 साल से वो मेडिकल लीव पर थे। बम, गोला बारूद की धमकियों से कभी न खौफ खाने वाले सुपर कॉप हिमांशु रॉय ने मानो अपनी बीमारी से हार मान ली। मायूसी में मौत को गले लगा लिया। हिमांशु रॉय जो कि आजीवन एक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक अफसर की उनकी छवि रही थी, वो जिम बराबर जाया करते थे और उनके फिजिक की वजह से भी वो काफ़ी चर्चा में रहे थे। अपनी मौत के अंतिम दिनों में वो अपनी बीमारी से इस कदर लाचार हो गए थे कि उन्होंने खुदकुशी जैसा कदम उठा लिया। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजके के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। यकीनन हिमांशु रॉय जो जांबाजी का दूसरा नाम थे, उनकी फिटनेस कईयों के लिए प्रेरणा थी। बॉलीवुड के कई कलाकार भी उनके फिटनेस के मुरीद थे, लेकिन आखिरकार ये सुपर कॉप जिंदगी की जंग हार गया। हिमांशु रॉय के आत्महत्या की खबर के बाद मुंबई के जीटी अस्पताल में, जहां पर उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है, वहां पर वीआईपी मोमेंट्स बढ़ गए हैं। आपको बता दें कि हिमांशु रॉय मुंबई पुलिस के लिए एक रोल मॉडल तो थे ही, साथ ही उनके बॉलीवुड में भी काफ़ी अच्छे रिश्ते थे। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन उन्हें व्यक्तिगत तौर पर जानते थे, काफ़ी करीबी उनका रिश्ता था अमिताभ बच्चन के साथ। इसके अलावा कई बार जो अवार्ड शोज होते हैं वहाँ पर भी हिमांशु रॉय जो हैं बॉलीवुड हस्तियों के साथ उठते बैठते दिखाई देते थे। इसके अलावा बॉलीवुड के पैडमैन अक्षय कुमार भी उनके दोस्त थे और बॉलीवुड के जो तमाम ये सितारे हैं वो उनके फिटनेस को लेकर उनके मुरीद थे। यानी कि मुंबई पुलिस के अलावा बॉलीवुड में भी उनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा थे और यही वजह है कि अब बॉलीवुड से भी उनकी आत्महत्या के खबर के बाद लोग हैरान परेशान मालूम पड़ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र जाधव के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई।
जिन्होंने आजादी के लिए हिंदुस्तान को जोड़ा, जिन्होंने स्वराज को जन सिद्ध अधिकार बताया, अब उन्हीं बाल गंगाधर तिलक के अपमान पर राजस्थान में सियासत गर्म है। वसुंधरा राजे के राज में 8वीं की किताब में आजादी के इस नायक को आतंक का जनक लिखा गया तो बवाल बढ़ने लगा। स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच। जिनके दिल में बसता था हिंदुस्तान, उनकी जुबान पर थे आजादी की तराने। सरकार के सीमा पार की लड़ाइयों में और हिंदुस्तान के बाहर होने वाली लड़ाइयों में हम हिंदुस्तानी खून और हिंदुस्तानी रुपया नहीं देंगे। जिनके रोम रोम में देशभक्ति का जुनून था, हिंदुस्तान की आजादी के तिलक, जो जीवन स्वराज के लिए लड़ते रहे। आजादी के 70 साल बाद आज इस नायक के अपमान पर देश में छिड़ा है संग्राम, जिसका सबब है राजस्थान में 8वीं क्लास की ये किताब। सोशल स्टडीज की इस बुक के पेज नंबर 237 पर जो लिखा है, यकीनन वो हैरान करने वाला है। कांग्रेस हमलावर है और राज्य के मंत्री जांच का भरोसा दे रहे हैं, तर्कों से विवाद पर पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी विडंबना है, क्योंकि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी अपने आइडियलॉग्स को ऐसे मार्टियर्स के ऊपर स्थापित करना चाहती है, और दूसरी तरफ जो सचमुच स्वतंत्रता संग्राम के लिए जिन्होंने अपनी जान दी, कुर्बानी दी, अपनी ज़िंदगी की पूरी आहुति दी, उन लोगों को आतंकवादी बता करके उन्होंने उनका अपमान किया, और हम इसका विरोध भी करेंगे और सबसे पहले शिक्षा मंत्री का स्पष्टीकरण चाहेंगे। मैं इसकी पूरी तरह निश्चित रूप से रिपोर्ट मंगवाऊँगा, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है उसमें किसी प्रकार का पूरे पाठ के संदर्भ में देखेंगे, आतंक का आज़ादी के आंदोलन के समय अंग्रेज़ों के खिलाफ भय पैदा करना था। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी। पूरी पुस्तक में तिलक जी की सराहना है। तिलक जी ने जो कुछ भी देश की आज़ादी के लिए काम किया उसका ही उसमें उल्लेख है। उसमें इस शब्द का अंग्रेज़ों के खिलाफ उपयोग किया गया है। किताब अंग्रेजी हुकूमत की होती तो कोई जज्ब भी कर लेता, लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान में इस किताब में लिखे ये शब्द तीर की तरह चुभ रहे हैं। एक पार्टी जो खुद को राष्ट्रवादी कहती है, उसी पार्टी के राज में राजस्थान में आजादी के नायक का यूं अपमान सियासत भी गरमा रहा है। देशभक्तों का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसी आवाज़ बुलंद कर अक्सर भाजपा ऐसे मुद्दों को लेकर हमलावर रही है, लेकिन इस मामले में भाजपा बचाव की मुद्रा में है। खैर, यह तो जांच के बाद ही पता लगेगा कि इस मामले में दोषी कौन है, लेकिन चुनावी साल में कांग्रेस को भाजपा पर हमला करने का एक मुद्दा जरूर मिल गया। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर। हर किसी को यह समझना जरूरी है कि बाल गंगाधर तिलक ये सिर्फ एक नाम नहीं है, हिंदुस्तान की आज़ादी के अग्रदूत हैं। बाल गंगाधर तिलक ने पढ़ाई ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था के तहत की। कुछ दिन स्कूल में गणित के शिक्षक भी रहे, लेकिन जल्द नौकरी छोड़ दी। तिलक ने मराठा दर्पण और केसरी नाम के 2 समाचार पत्र की शुरुआत की, जिनमें अंग्रेजी हुकूमत की जातियों के खिलाफ तीखे हमले किए। हिंदुस्तान की आज़ादी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए तिलक ने गणेश उत्सव को घर के बाहर मनाने की अपील की। बाल गंगाधर तिलक ने ही सबसे पहले स्वराज की मांग की और नारा दिया, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तिलक गरम दल के थे और उनके विचार उग्र थे, लेकिन उनका सम्मान नरम दल के नेता भी करते थे। बताया जाता है कि असहयोग आंदोलन को चलाए रखने के लिए बापू को जब पैसे की कमी महसूस हुई तो उन्होंने तिलक के नाम से तिलक स्वराज फंड कोष गठित किया, क्योंकि कांग्रेस को चंदे की सख्त जरूरत थी। लक्ष्य 1 करोड़ का था, इसलिए उनके स्वर्गवास के 1 साल बाद उनकी पुण्यतिथि पर फंड की शुरुआत हुई और वक्त से पहले फंड पूरा भी हुआ। उधर जिन्ना पर एएमयू से उठा विवाद अभी तक शांत होता नहीं दिख रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री जिन्ना को महापुरुष कहने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी बीजेपी के सांसद सावित्रीबाई फूले ने अलग सुर छेड़ दिया है। जिस जिन्ना को हिंदुस्तान बंटवारे का विलेन कहता है, सावित्रीबाई फूले के लिए वो महापुरुष हैं और जिन्ना तस्वीर पर विवाद उन्हें बेतुका नजर आ रहा है। दूसरा नाम सावित्रीबाई फूले संघर्ष करो। बिल्कुल महापुरुष थे, उन्होंने देश की लड़ाई लड़ी है। उनका फोटो हमारे लोकसभा में सम्मान के साथ उनको सम्मानित किया गया है, और ये आज नहीं, जब देश आजाद हुआ है तभी उनका सम्मानित किया गया है, और उनका सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाना चाहिए, और सम्मान के साथ जहां भी उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए वहां पर उनको लगाया जाना चाहिए। वो भारत के महापुरुष थे, महापुरुष हैं और महापुरुष रहेंगे।
चलिए, राजनीति अपनी जगह, आगे बढ़ते हैं। आज भारत और नेपाल के रिश्तों की नई शुरुआत हुई। नेपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था के केंद्र जनकपुर में पूजा अर्चना की। यहाँ पीएम ने खुद मंजीरा भी बजाया। आस्था का केंद्र जनकपुर धाम, सीताराम सीताराम की गूंज से भक्तिमय है माहौल। नेपाल और भारत के रिश्तों के लिए ये पल बेहद खास है। पहली बार भारतीय पीएम जनकपुर धाम पहुंचे हैं और खुद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने उनकी अगवानी की। मंदिर परिसर में पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सीधे पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। मंदिर प्रांगण में पुजारियों ने मोदी का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी को पारंपरिक गुलाबी पाग पहनाया गया। मंदिर में पीएम मोदी ने विशेष पूजा की। जानकी मंदिर में षोडशोपचार पूजा केवल विशेष अतिथि ही करते हैं। इसमें तांत्रिक मंत्रोच्चार समेत 16 विधि विधान से पूजा की जाती है। इस धार्मिक संस्कार के दौरान सीता जी की पूजा की जाती है और उन्हें पोशाकों और आभूषणों से सजाया जाता है। बताया जाता है कि पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह और प्रणब मुखर्जी ने अपनी नेपाल यात्रा के दौरान जानकीपुर धाम में पूजा अर्चना की थी। पीएम मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ये पूजा की। मंदिर में जिस वक्त पीएम मोदी प्रार्थना कर रहे थे तब सीता और राम के भजन बजाए गए। मंदिर परिसर में खास पल उस वक्त आया जब पीएम मोदी ने खुद मंजीरा बजाया। मंदिर परिसर में 3 जगहों पर पीएम मोदी भगवान राम और जानकी माता के दर्शन करने पहुंचे। आज मेरा सौभाग्य है कि एकादशी के पावन पर्व पर माता जानकी के चरणों में आने का सौभाग्य मिला। भारत का पहला प्रधानमंत्री आज जनकपुर में राजा जनक को, माता जानकी को प्रणाम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी ने जानकी मंदिर की परिक्रमा की। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने पीएम का अभिवादन किया। पीएम ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। पीएम मोदी करीब 45 मिनट तक मंदिर में रहे। रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, जनकपुर, नेपाल। भारत और नेपाल के बीच दोस्ती बेहद पुरानी है, लेकिन पिछले कुछ सालों में दोनों देशों में दूरियां भी बढ़ी हैं। पीएम मोदी के इस दौरे से उम्मीद है कि हमारा भरोसेमंद करीबी भी साथ आएगा। ये आपको दिखाते हैं क्यों खास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये नेपाल दौरा। तीसरी बार नेपाल के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं। नेपाल के जनकपुर से अयोध्या तक बस सेवा की शुरुआत हुई है। भारत और नेपाल के बीच कई करार मुमकिन हैं। इस दौरे के दरमियान नेपाल में रामायण सर्किट को हरी झंडी दी है। भारत सरकार की तरफ से हाइड्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 900 मेगावाट बिजली पैदा होगी इसके जरिए। 5 साल में यह हाइड्रो प्रोजेक्ट पूरा होगा। बिजली के लिहाज से अहम शुरुआत। विश्व बैंक के हटने के बाद आगे आया है भारत। दरअसल चीन भारत और नेपाल की दोस्ती में रोड़े अटकाने की लगातार कोशिशें करता रहा है। ओली सरकार आने के बाद चीन और नेपाल में करीबी भी बढ़ी। आपको दिखाते हैं नेपाल में चीन किस कदर चक्रव्यूह रच रहा है। नेपाल में ओली शासन का फायदा जुटाने की कोशिश कर रहा है लगातार चीन। आर्थिक, सैन्य, रणनीतिक दखल बढ़ा रहा है। चीन की लगातार कोशिश है कि कैसे नेपाल में अपनी सक्रियता बढ़ाई जाए। ओली और चीन के जो दौरे हुए उस दरमियान 10 समझौतों पर आगे बात बढ़ी। चीन के बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बना है नेपाल। नेपाल में चीन ने किया है अरबों डॉलर का निवेश। खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर 350 मिलियन डॉलर का निवेश हुआ है। पोखरा क्षेत्र में चीन ने भारी निवेश किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं जुर्म की खबरें क्राइम व्यू में। मुरादाबाद में नाला बनाने को लेकर 2 पक्षों के बीच पथराव के बाद फायरिंग। करीब आधा दर्जन आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सतना में पुलिस ने करीब 600 पेटी देसी शराब की जब्त। 3 लोगों को किया गिरफ्तार। शराब तस्करी कर रहा था गिरोह।
कर्नाटक के कोलार में पुलिस ने ट्रक से 17 लाख कैश किया जब्त। 500 और 2000 के नोट बेंगलुरु ले जाए जा रहे थे। उज्जैन में कुख्यात सटोरिया बिल्लू रॉय को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लाखों का हिसाब किताब समेत 1 दर्जन मोबाइल और रिकॉर्डिंग मशीन जब्त। बुरहानपुर में पति पत्नी ने जहर खाकर दी जान। खुदकुशी की वजह का खुलासा नहीं, जांच में जुटी पुलिस। सफलता का एक ही मंत्र है और वो है जुनून और ईमानदारी। गाजियाबाद की रहने वाली ऐश्वर्या गोले की कहानी भी इसी तरह की है। ऐश्वर्या के पिता दर्जी हैं और वो सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं और उन्होंने 12वीं में 88% से ज्यादा नंबर लाकर गाजियाबाद जिले में टॉप किया है। बिटिया की कामयाबी पर हर कोई गदगद है। हर किसी की जुबान पर हुनरमंद ऐश्वर्या के किस्से हैं। गाजियाबाद जिले में 12वीं की टॉपर ऐश्वर्या ने अपनी लगन और मेहनत से वो मुकाम हासिल किया जो आसान नहीं था। मैं एक एरोस्पेस इंजीनियर बनना चाहती हूँ। एरोस्पेस इन द फील्ड ऑफ आई वांट टू गो इन द फील्ड ऑफ स्पेस एंड साइंस। सो आइदर आई विल डू एरोस्पेस और एरोनॉटिकल। सो पेरेंट्स के साथ साथ मुझे देश के लिए भी कुछ करना है। गाजियाबाद के इस सरकारी स्कूल में पढ़ाई लिखाई का माहौल बदला एक्सा मार्क्स एजुकेशन फाउंडेशन। स्कूल में छात्रों में तालीम की दिलचस्पी पैदा की, डिजिटल तकनीक से जोड़ा और तमाम छात्रों से प्रतियोगिता का जज्बा पैदा किया। हमसे एक्स्ट्रा मार्क्स एजुकेशन फाउंडेशन के लोग आकर के मिले और कहा कि मैडम हम इस तरह से स्मार्ट क्लासरूम आपके यहाँ लगाना चाहते हैं। मैंने बहुत ही मुझे इस बात की खुशी हुई कि मैंने तुरंत ही इनको परमिशन दे दी कि आप लगाइए और धीरे धीरे करके आज की डेट में मेरा पूरा का पूरा विद्यालय 44 क्लासरूम्स में आप लोगों ने डिजिटलाइजेशन कर दिया है और सभी बच्चे हमारे स्मार्ट क्लासरूम से ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 2 साल पहले एक्स्ट्रा मार्क्स फाउंडेशन ने राजकीय कन्या इंटर कॉलेज को गोद दिया था। इस इंटर कॉलेज में 5000 से ज्यादा छात्राएं हैं। पहल प्रोजेक्ट के तहत इस स्कीम में HFCL भी सहयोगी के तौर पर जुड़ गया। अटल टिंकरिंग लैब का जो कंसेप्ट आया है ऑब्वियसली ये शानदार चीज़ है और अब एक नई शुरुआत है जिसमें कि ऑब्वियसली जो कंसेप्ट है कि टू लिंक द एजुकेशन टू द स्किल डेवलपमेंट, इसमें एक बहुत अच्छी शुरुआत है और मैं मानता हूँ कि इसका से जो इसके अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू होंगे ऑब्वियसली इट विल टेक एटलीस्ट 2 to 3 years। ऐश्वर्या के परिवार की माली हालत ठीक नहीं है, बावजूद इसके उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया। बेटी की कामयाबी का जब जिक्र होता है तब ऐश्वर्या के माता पिता की आंखें छलक उठती हैं। अरे इससे बड़ी क्या बात है। बेटी जीवन में 2 ही बुजुर्ग बताते हैं कि बेटी और रोटी ही नाम करती है, तो मेरी बेटी ने मेरा नाम कर दिया। इससे फख्र की बात और कोई नहीं। अपने लगन के दम पर ऐश्वर्या ने छोटी उम्र में बड़ा कमाल कर दिखाया है। ऐश्वर्या और उसके परिवार के चेहरे पर खुशी तो बस शुरुआत है। कामयाबी का ये सफर अब यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा। संकल्प तो कुछ ऐसा ही है। अब्राहम लिंकन ने जब अपने बेटे के शिक्षक को खत लिखा था तब ये बात भी लिखी थी कि जब आप जो हो रहा है उससे इतर कुछ करना चाहते हैं तो एक हिम्मत की ज़रूरत होती है, जज्बे की ज़रूरत होती है और वो जज्बा जब आप जुटा ले तो मदद के लिए हाथ खुद ब खुद आगे बढ़ते हैं। शासकीय इंटर कन्या कॉलेज गाजियाबाद आने के बाद हमें इसकी बानगी देखने को मिली है। अब राज्य में जहां नकल पर नकेल कसी जा रही है वहीं ज़रूरत इस बात की भी है कि तमाम दूसरे शासकीय कॉलेज इस बात की नकल करें जो सुविधाएं इस स्कूल में तमाम छात्राओं को मिलती हैं, तो शायद राज्य की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सकेगा। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ अक्षय विनोद शुक्ल, न्यूज़ नेशन, गाजियाबाद। और अब एक नजर दुनिया भर की कुछ अहम खबरों पर वर्ल्ड व्यू में। केन्या में कई हफ्तों से हो रही भारी बारिश के कारण टूटा एक बांध। राजधानी नैरोबी से करीब 190 किलोमीटर दूर स्थित इलाके में बांध टूटने से जानमाल का भारी नुकसान। प्रशासन ने की 25 से ज्यादा लोगों के मरने की पुष्टि, कई लोग घायल। बॉटनी और इकोलॉजी के मशहूर वैज्ञानिक डेविड गुडवाल ने इच्छा मृत्यु के जरिए किया अपने जीवन का अंत। सम्मानजनक तरीके से जीवन खत्म करना चाहते थे गुडवाल। दुनिया भर में इस फैसले पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं। पाकिस्तान के पेशावर में हुए भीषण विस्फोट में एक ही परिवार के 5 लोगों की हुई मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल। ये विस्फोट पेशावर के बिलाल टाउन के नजदीक एक होटल में हुआ। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में कुछ अज्ञात हमलावरों ने मस्जिद में घुसकर इमाम की हत्या की, 2 लोगों को किया घायल। पेट्रोल बम से मस्जिद पर किया हमला। हमले के बाद कार में सवार होकर हमलावर हुए फरार।
इंडोनेशिया के जावा द्वीप के मेराती पर्वत पर ज्वालामुखी सक्रिय होने से आसमान में छाया राख का गुबार। प्रशासन ने हवाई अड्डे को करवाया बंद और ज्वालामुखी के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया।